वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर ज़ैनब और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स वो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। मतलब आपके जो प्रिंसिपल हैं हम वो देखेंगे, जो नोट इशू करने के हैं वो कौन कौन से हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि जो मरकज़ी बैंक के जो कुछ असूल्स हैं, कुछ फंक्शंस हैं, उसको हमने डिस्कस किया। आज हम देखेंगे जो नोट जारी करने के असूल हैं, जो प्रिंसिपल हैं जिसमें आप नोट जारी कर सकते हैं, इशुएंस ऑफ नोट आप कैसे करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं नोट जारी करने के दो असूल हैं, एक होता है करेंसी का असूल और आपका जो है दूसरा असूल है बैंकारी का असूल। यानी करेंसी का असूल इसमें कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ करेंसी और बैंकारी का असूल इसमें कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ बैंकिंग या बैंकारी जो भी सिस्टम है आपका, वो सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे वो कहते हैं कि आपका जो करेंसी का असूल है वो बेसिकली क्या है। तो कहते हैं नोट जारी करने के असूल में हम लोग देख लेते हैं कि वो इंट्रोडक्शन में क्या बात करते हैं। नोट जारी करने के दो असूल होते हैं, जिसमें करेंसी का असूल है, दूसरा बैंकारी का असूल है। कहता है जिसमें आपका एक करेंसी का असूल होता है जो प्रिंसिपल आपका करेंसी है, और दूसरा आपका बैंकिंग का असूल है। कहता है नोट जारी करने के दो असूल हैं जिनमें आपका एक करेंसी का असूल है और दूसरा आपका बैंकिंग सिस्टम का असूल है। इन असूलों के मुताबिक मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करते हैं। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट थिंकिंग। इसमें कहते हैं वो ख्यालात के इजहार राय करते हैं। माहिरीन के एक ग्रुप के मुताबिक नोटों की मुकम्मल तौर पर सोने में तब्दीली होनी चाहिए। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द माहिरीन, अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स वन ग्रुप हैव डिफरेंट नोट्स। इसमें कहते हैं मुकम्मल तौर पर सोने में तब्दीली होनी चाहिए, जबकि दूसरा ग्रुप ज़र की रसद को अहमियत देता है। इन असूलों की तफसील वज़ाहत दर्ज झैल है। कहते हैं नोट जारी करने के दो असूल हैं। इसमें कहते हैं टू मेथड ऑफ द करेंसी ऑफ द नोट एंड इशूइंग, जिसमें एक करेंसी का असूल है, दूसरा आपका बैंकारी का असूल है। इन असूलों के मुताबिक मुख्तलिफ माहिरीन मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल डिफरेंट स्कॉलर्स हैव डिफरेंट थिंकिंग्स। माहिरीन के ग्रुप के मुताबिक नोट की मुकम्मल तौर पर सोने में तब्दीली होनी चाहिए। कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू द माहिरीन, जो माहिरीन हैं उसके मुताबिक वो कहते हैं कि जो नोट के असूल हैं उसमें मुकम्मल तौर पर सोने में तब्दीली होनी चाहिए, जबकि दूसरा ग्रुप ज़र की रसद को अहमियत कहते हैं। जो कि आपका दूसरा ग्रुप है, आपका सेकंड ग्रुप है, वो ज़र की रसद को अहमियत देता है। इन असूलों की जो तफसील है वो कहता है कि जो इसकी डिस्कशन है वो वजाहत दर्ज झैल है, जो हम अब देखेंगे कि वो कौन कौन सी डिस्कशन को बताना चाह रहा है। सबसे पहले कहते हैं नोट जारी करने के दो असूल हैं, जिनमें एक करेंसी का असूल है और दूसरा आपका जो है वो बैंकारी का असूल है। तो कहते हैं इन असूलों के मुताबिक मुख्तलिफ माहिरीन की जो राय है वो मुख्तलिफ होती है, यानी वो मुख्तलिफ किस्म के हालात का इजहार करते हैं। माहिरीन के ग्रुप के मुताबिक नोटों की मुकम्मल तौर पर सोने में तब्दीली होनी चाहिए। कहते हैं कि नोट्स की जो है मुकम्मल तौर पर सोने में तब्दीली कर दें, जबकि दूसरा ग्रुप ज़र की रसद को अहमियत देता है। इनकी असूल आप कहते हैं कि इनकी जो असूलों की तफसील है, जो इसकी डिस्कशन है वो दर्ज झैल है, वो हम देखेंगे कि उसकी कौन कौन सी डिस्कशन की वो बात करें। करेंसी का असूल सबसे पहले कहता है इस असूल के हामियों जिनमें लोड ओवर स्टोन नुमाया है के मुताबिक करेंसी नोट इधर सादा और आसान मुबदल है। कहते हैं इस असूल के हामियों, इसमें जो हामियाँ हैं वो सबसे पहले कहता है कि लोड ओवर स्टोन है, यानी जो आपका लोड है वो ओवर स्टोन है, जिसके मुताबिक करेंसी नोट धाती ज़र का इस्तेमाल सस्ता और सामान्य। कहते हैं कि इसमें जो लोड ओवर स्टोन है ये करेंसी की हामी है, यानी जो करेंसी का असूल है इसमें ये आपको बता रहा है कि एक खामी है जिसमें करेंसी नोट के धाती ज़र का आसान और सस्ता नेबुलबदल है। इस असूल के तहत ज़ेर गर्दिश कागज़ ज़र का हर 100% सोना महफूज रख कर जो है वो काम करने की कोशिश करता के तौर पर रखना चाहता है, या महफूज रखता है या उसको करने की कोशिश करता है। फिर वो कहते हैं इसी तरह कागज़ी ज़र की वापसी पर हमेशा सोना आसानी से दस्तियाब होता है, जिसकी वजह से ज़र से कीमतों में इस्तेकाम रहता है, बल्कि शर्म बाद कहता है कि आपकी जो है इसी तरह जो आपके कागज़ी ज़र हैं उसकी जो वापसी है, यानी जो उसकी रिटर्निंग है, वो कहते हैं हमेशा सोना आसानी से दस्तियाब होता है। उसमें कहते हैं कि आसानी से आपके पास जो गोल्ड है वो अवेलेबल होता है, यानी इसमें वो आपको बताने की कोशिश करते हैं कि जो गोल्ड है बेसिकली वो आपके पास अवेलेबल होता है, और उसमें कागज़ी ज़र की वापसी पर हमेशा सोना आसानी से आपके पास दस्तियाब रहता है। तो वो आगे ये भी बताना चाह रहे हैं कि जिसकी वजह से ना सिर्फ कीमतों में इस्तेकाम रहता है बल्कि शर्माद मसूद कहते हैं कि आपकी जो कागज़ात की वास्ते में कहते हैं कि कीमतों में इस्तेकाम पैदा होता है, स्टेबिलिटी इन द प्राइस एंड आल्सो फॉरेन रेट्स आल्सो स्टेबल। कहते हैं कि आपका ना सिर्फ स्टेबिलिटी होती है प्राइस में, बल्कि आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो भी आपका जो है स्टेबल रहता है। उसके बाद कहते हैं कि महफूजियत कौन सी है। तो नंबर 1 पे कहता है कि ये असूल कागज़ी ज़र को मुकम्मल हिफाजत ज़माना फराहम करता है। कहता है दिस प्रिंसिपल प्रोवाइड
टोटल सेव एंड इसमें कहते हैं गारंटी फॉर इसमें कहते हैं कि जो कागज़ी ज़र हैं उसको मुकम्मल हिफाजत और ज़मानत फराहम करता है। वो कहता है जो ये असूल हैं ये जो कागज़ी ज़र को मुकम्मल ज़मानत और ज़मानत और हिफाजत फराहम करते हैं, इफ़राती ज़र से बचाव करता है। इसमें कहते हैं कि सेविंग फ्राम इन्फ्लेशन से जो है वो आपका बचाव करता है। कहते हैं इस असूल में कागज़ी ज़र के ज़्यादा जारी होने के इम्कान नहीं होता, जिसकी वजह से इफ़राती ज़र के इम्कान कम से कम होते हैं। यानी वो कहते हैं कि इस असूल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो कागज़ी ज़र है जो आपका पेपर मनी है वो ज़्यादा जारी जाने के इम्कान नहीं होते, क्योंकि इस वजह से इफ़राती ज़र के इम्कान कम से कम होते हैं। कहते हैं ये जो आपका एक मुकम्मल आपका असूल है, जो आपका एक मेथड है, बेसिकली इस मेथड में क्या होता है कि आपको मुकम्मल हिफाजत और ज़मानत फराहम की जाती है। यानी आपको मुकम्मल जो है वो टोटल आपको जो है वो श्योरेंस बताई जाती है आपको प्रोवाइड। फिर वो कहते हैं कि आपको जो है वो इसमें से जो मुकम्मल टोटल आपको जो ज़्यादा जारी करने के इम्कान नहीं होते, जिस वजह से इफ़राती ज़र के इम्कान कम से कम होते हैं। नंबर 3 पे कहते हैं आवाम का जो इतमाद है, ट्रस्ट ऑफ पब्लिक है, वो किस पर है। कहते हैं करेंसी का असूल लोगों को ज़्यादा पुरएतमाद बना देता है। कि जो असूल द प्रिंसिपल ऑफ द करेंसी है वो कहते हैं लोगों को पुरएतमाद बना देता है, क्योंकि ये करेंसी नोटों की तब्दीली की ज़मानत यकीन दहानी कराता है। कहते हैं आवाम का इतमाद इस तरह से होता है, जो करेंसी का असूल है, द प्रिंसिपल ऑफ द करेंसी है, वो लोगों पर ज़्यादा पुरएतमाद बना देता है, लोगों को ज़्यादा कॉन्फिडेंस से बना देता है, क्योंकि करेंसी नोटों की तब्दील की ज़मानत यकीन दहानी कराता है। तो नंबर 1 पे कहते हैं कि उसकी महफूजियत होती है। इफ़राती ज़र से बचाव कहते हैं इस असूल में कागज़ी ज़र के ज़्यादा जारी होने के इम्कान नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इफ़राती ज़र के इम्कान कम से कम होते हैं। नंबर 3 पे कहते हैं कि अवाम का इतमाद करेंसी का असूल को लोगों को ज़्यादा पुरएतमाद बना देता है, कि करेंसी लोगों को नोटों की ज़मानत यकीन दहानी कहते हैं कि जो अवाम का कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक, यानी आपका जो कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक है वो होता है। इसमें कहते हैं सेव फ्राम इन्फ्लेशन, आपको इन्फ्लेशन से बचाता है। महफूज आपकी सेविंग होती है, वो इन तमाम चीज़ों की बात करता है, यानी आपको इसमें कंट्रोल बता देता है, इसकी महफूजियत है। फिर आपको बताता है कि इफ़राती ज़र से आपको बचाया है। आगे आते हैं आपके, ये थे एडवांटेजेस। फिर वो कहता है कि डिसएडवांटेजेस यानी जो इसकी फीचर्स हैं या डिसक्वालीफाई है वो। फिर वो कहता है कि डिसक्वालिफिकेशन कौन सी, इसमें कहता है कि उसने सबसे पहले एडवांटेजेस को डिस्कस किया है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि इसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको भी डिस्कस करें, वो कौन कौन से हैं। यानी आप ये बता दें कि उसके डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं और उसके बाद उसके जो एडवांटेजेस हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि इफ़राती ज़र से बचाओ आपका क्या है, और उसके बाद वो कहता है कि आपका तफरीती ज़र से बचाओ, बेसिकली आपका जो इफ़राती ज़र से बचाव है वो क्या हो रहा है। उसके बाद वो बताता है जो आपका तफरीती ज़र है उससे बचाव आपका कौन कौन सा है। तो उसमें कुछ नुकसानात हैं, जो डिसएडवांटेजेस है उसको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे कहता है गैर लचकदार। क्या होते हैं गैर लचकदार? कहते नोट जारी करने का ये असूल लचकदार नहीं समझा जाता, क्योंकि नोट जारी करने का दारोमदार सोने की दस्तियाबी पर कहते हैं कि जो आपका जो मेथड ऑफ इशू नोट है ये आपका ज़्यादा लचकदार नहीं समझा जाता, यानी जब ज़्यादा ट्रस्टिंग या उसको कहते हैं कि वो ट्रस्टेबल या वर्थी नहीं समझा जाता, क्योंकि नोट जारी करने का ये जो दारोमदार है यानी नोट है वो सोने की दस्तियाबी पर होता है, जिसकी वजह से हुकूमत एमरजेंसी में नोट जारी नहीं कर सकती। कहते हैं नोट जारी करने का जो असूल है, जो मेथड है, वो आपका गुड नहीं समझा जाता, लचकदार नहीं समझा जाता, क्योंकि नोट जारी करने का जो दारोमदार है वो सोने की दस्तियाबी पर, मतलब सोना है जो गोल्ड है उसकी दस्तियाबी पर है, जिसकी वजह से हुकूमत एमरजेंसी नोट में नोट जारी नहीं कर सकती। तो कहते हैं कि गैर लचकदार होता है, इतना लचकदार नहीं होता। फिर वो कहते हैं नोट इशूंस ऑफ द नोट है, ये उसका जो मेथड प्रिंसिपल है वो बेसिकली लचकदार नहीं है, क्योंकि नोट जारी करने के दारोमदार सोने की दस्तियाबी पर है, जिसको हुकूमत एमरजेंसी नोट में नोट जारी नहीं कर सकती। नंबर 2 पे कहते हैं इन्हिसार, यानी आपकी जो डिपेंडेंस है, इन्हिसार है, उसकी बात करते हैं। कहते हैं नोट जारी करने के इस असूल में जो कि सोने की दस्तियाबी ज़रूरी होती है, इसे नोटों के इजरा का इन्हिसार सनद जारी की ज़रूरी सोने पर होता है। इसमें कहते हैं नोट जारी करने के जो असूल है उसमें चूँकि सोने की दस्तियाबी ज़रूरी, इसमें कहते हैं जो सोना है आपका गोल्ड है उसकी अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है, नेसेसरी होती है। इसलिए नोटों के अजरा का इन्हिसार जो डिपेंडेंस है वो सनद जारी की ज़रूरत की वजह से सोने पर होता है। इसमें कहते हैं कि जो नोटों की इजरा है, इशूस ऑफ द नोट है, वो उसका जो है इंडस्ट्री या इंडस्ट्री की बजाय या उसकी जो कॉमर्स की बजाय है वो सोने पर। कहते हैं कि वो जो इंडस्ट्री उसमें कहते हैं कि सोने पर होता है, तजारत पर होता है।
उसके बाद कहते हैं सोने का जो ज़हीरा है वो भी इसका डिसएडवांटेज में शामिल है। यानी वो कहता है कि इस असूल की वजह से सोने का गैर ज़रूरी ज़हीरा बन जाता है। इसमें कहते हैं कि इस प्रिंसिपल की वजह से ये होता है कि आपके पास जो सोने का ज़हीरा वो गैर ज़रूरी हो जाता है, जिससे कहीं और मुनाफा बख्श मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपके पास बहुत ज़्यादा सोना जो है वो सेव हो जाता है, जिससे आप किसी दूसरे मकासद में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि गैर असरदार है, इन्हसार है सोने का ज़हीरा होता है, इसमें कहते हैं कि मुनाफा बख्श मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यानी आप इसे किसी मुनाफा बख्श यानी पर जो पर्पसफुल है किसी आप इसे अच्छे किस्म के ऑब्जेक्टिव्स में यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी ये जो मुनाफा बख्श नहीं है और इसे आप किसी अच्छे मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। की दुनिया है नंबर 4 पे कहते हैं नोट जारी करने का ये असूल है की दुनिया के नाकाबिल कबूल है और इस तकरीबन तमाम दुनिया की हमारे हासिल नहीं है। कहते हैं नोट जारी करने का जो ये असूल है, ये जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली दुनिया के लिए काबिल कबूल नाकाबिल कबूल है। यानी कहते हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, नाकाबिल कबूल है, इसको अच्छा नहीं समझा जाता है और इसे तकरीबन आलमोस्ट दुनिया की जो हमायत हासिल नहीं है। कहते हैं गैर लचकदार होता है, इन्हसार आपकी डिपेंडेंस होती है। फिर वो कहते हैं कि सोने का ज़हीरा है। उसके बाद कहते हैं हकीकी दुनिया, इसमें कहते हैं कि आपकी जो रियल वर्ल्ड है उसकी बात करता है कि ये सूल हकीकी दुनिया के सूल के करीब है और ये नाकाबिल कबूल है। ये जो है वो उसकी एक्सेप्टेंस के भी काबिल नहीं है और इससे तकरीबन दुनिया की हमायत भी हासिल नहीं होती। इसमें कहते हैं कि दुनिया की जो है वो उससे जो फीचर्स हैं या एडवांटेजेस है वो भी उसे कहता है कि हासिल नहीं होते हैं। फिर दूसरा जो असूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकारी का असूल है। कौन सा असूल है स्टूडेंट्स? बैंकारी का असूल है, जिसमें वो कहता है कि नोट जारी करने के इस असूल के बड़े हामी मिस्टर टोकी के मुताबिक नोट जारी करने के लिए सोने चांदी को महफूज रखने की ज़रूरत होती है। उसमें आपको सोने चांदी को महफूज रखने की ज़रूरत होती है। इसमें कहता है कि जो आप द प्रिंसिपल ऑफ द नोट इशू है उसमें कहते हैं जो बड़े हामी हैं, जो बड़े बड़े हामी हैं यानी मिस्टर टोकी हैं, वो कहते हैं कि आपको नोट जारी करने के लिए सोने चांदी को महफूज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और बैंकों को सनद इजाज़त की ज़रूरत के मुताबिक नोट जारी करने का इख्तियार हासिल करते हैं। इसमें आपको नोट जारी यानी जो नोट जारी करने के असूल के मुताबिक बड़े जो मिस्टर टोकी हैं वो कहते हैं कि आपको इसके पास बहुत सारा रिज़र्व नहीं रखना पड़ता। बेसिकली आप जो रिज़र्व की बात करते हैं वो कहता है कि आपको जो रिज़र्वेशन होती है वो कहता है कि बेसिकली आपकी जो रिज़र्वेशन है वो आपकी यानी जो मिस्टर टोकी मतलब नोट जारी करने की जो सोने चांदी को फूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर वो कहता है कि आपकी जो बैंकों की सनत तजारत है वो इसी तरीके से कायम होती है। फिर इसके अलावा वो ये भी कहता है कि इसमें जो नोट जारी का इख्तियार है उसको वो हासिल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि आपकी जो चीज़ों की रिज़र्वेशन है यानी जो हुकूमती निज़ाम है वो उसको चेकआउट करते हैं और उसके अलावा वो ये भी देखते हैं कि आपकी जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन है यानी जो इलेक्ट्रॉनिक यानी जो फिर वो कहते हैं कि इसमें से आप ये भी चीज़ चेक करते हैं कि जो आपकी बेसिकली बैंक है वो अपने कहते हैं बैंक क्या करता है कि अपने तौर पर जो है वो काम करने की कोशिश करता है यानी वो चेकआउट करता रहता है। फिर उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि आपकी जो है बेसिकली यानी वो ये भी बताने की कोशिश करते हैं इसमें कि आप हम आगे देखते हैं कि इसमें जो एडवांटेजेस हैं बेसिकली वो कहता है कि नोट जारी को महफूज रखने की ज़रूरत नहीं होती है और बैंकों की सनद जारी की ज़रूरत के मुताबिक नोट जारी करने का इख्तियार हासिल होता है। बैंक अपने तौर पर नोटों की ज़िम्मेदारी के मुताबिक अपने पास मुनासिब महफूजात रखते हैं। कहते हैं कि बैंक जो है वो अपने तौर पर नोटों की ज़िम्मेदारी जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके मुताबिक मुनासिब महफूजात रखते हैं। ज़्यादा नोट जारी करने की सूरत में ज़ायद नोट खुद ब खुद अदाई के लिए पेश हो जाते हैं। कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा नोट जारी करते हैं, आप मोर नोट इशू करते हैं तो आपके मुताबिक जब ज़्यादा नोट इशू हो जाते हैं, ज़्यादा नोट जारी करने की सूरत में ज़ायद नोट खुद ब खुद ही अदाई के लिए पेश हो जाते हैं। जैसे ज़र की रसद और सोने के ज़ाहिर में तनासिब में तब्दीली मुनासिब जो है वो मुनासिब मुतराज़म जो है वो रखना आसान होता है। तो कहते हैं कि बैंक के जो अपने नोटों की जो जिम्मेदारी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहते हैं कि अपने मुताबिक महफूजात रखते हैं। ज़्यादा अगर वो इशू सब नोट कर दें तो ज़्यादा नोट खुद ब खुद अदाई के लिए पेश हो जाते हैं। इसकी वजह से ज़र की रसद और सोने के ज़ाहिर मुनासिब तब्दीली यानी जिसका तनासुब है रखना आसान हो जाता है। आगे हम एडवांटेजेस को डिस्कस करेंगे कि वो क्या कहते हैं। नंबर 1 पर कहता है कि ये एक लचकदार निज़ाम है क्योंकि इसमें नोट जारी करने के लिए 100% सोने के महफूज रखने की जरूरत नहीं होती। कहता है कि एक लचकदार निज़ाम है स्टेबिलिटी सिस्टम क्योंकि इसमें नोट जारी करने की जो 100% आपको जो गोल्ड है वो अपने पास रखना नहीं पड़ता। कहता है कि 100% आपको रिज़र्व रखने की ज़रूरत नहीं होती। ये आपका एक लचकदार निज़ाम है। फिर वो कहते हैं
नंबर 2 पे कहते हैं हुकूमती ज़रूरियात होती हैं। कहते हैं नोट जारी करने का ये असूल हंगामी हालात में हुकूमती ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बेहतर समझा जाता है। कहते हैं जो आपका मेथड ऑफ़ द नोट ऑफ़ द इशुएंस है वो आपकी जो हुकूमती ज़रूरत है उसकी जो हंगामी हालात है, कहते हैं कि जो प्रिंसिपल है वो हुकूमती ज़रूरत को पूरा करने के लिए बेहतर समझा जाता है, यानी उसको बेहतर समझते हैं कि ये एक आपका बेहतर किस्म का मेथड है और आपको वो बेहतर तरीके से बताते हैं कि नोट जारी करने का जो ये प्रिंसिपल है वो जो आपके पास क्रिटिकल सिचुएशंस है उसमें जो हुकूमत की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए बेहतर समझा जाता है। शोहरियत की बात करते हैं, नकद नोट जारी करने का ये असूल आलमगीर शोहरियत का हामिल है और तकरीबन दुनिया के तमाम मलिक में इस नोट की हमायत हासिल करते हैं कि नोट जारी करने का जो ये असूल है बेसिकली वो आलमगीर शोहरियत का हामिल है, यानी उसको एक मुकम्मल जो है वो शोहरियत हासिल है और तकरीबन दुनिया के तमाम मलिक में इसी तरह नोट जारी करते हैं। तो कहते क्या होता है, नोट जारी करने का जो ये प्रिंसिपल है, ये जो असूल है वो उसमें उसको जो है वो हमायत हासिल होती है और उसके अलावा तकरीबन दुनिया के तमाम मालिक इसी असूल के तहत नोट जारी करते हैं। आगे आते हैं ज़मानत यानी गारंटी की बात करते हैं। कहते हैं कि निज़ाम भी नोटों की तब्दीली की ज़मानत मुहैया करता है कि जिस तरह आपका करेंसी का असूल है वो ज़मानत मुहैया करता है, इसी तरह आपका जो है वो बैंकारी का असूल है ये भी आपको नोटों में जो है वो तब्दीली आ जाती है, कुछ भी होता है तो उसमें ज़मानत की हिफाजत आपको देता है, वो ज़मानत प्रोवाइड आपको करता है। आगे तो डिसएडवांटेजेस, सबसे पहले वो बात करता है कि ज़ायद इजरा। देखिए बेसिकली ज़ायद इजरा ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़्यादा नोट कर देते हैं, तो ज़ायद इजरा कहते हैं कि बाज़ का ज़रूरत को पूरा करने के लिए हुकूमत एक हद से ज़्यादा नोट जारी करता है। कहते हैं हुकूमत क्या करता है कि सम टाइम वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत एक हद से ज़्यादा एक टाइम जो पीरियड है उससे वो ज़्यादा, यानी जिसका टाइम पीरियड है उससे ज़्यादा नोट जारी करने की जो हद है वो ज़्यादा लिमिट जारी करता है, यानी नोट जो है वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हुकूमत एक हद से ज़्यादा नोट जारी कर देती है, जो उसके लिए बेसिकली वो कहते हैं कि उसकी जो एडवांटेजेस हैं उसमें वो शामिल नहीं होता बल्कि इसके डिसएडवांटेजेस में आता है, के ज़ुमरे में आता है। इसके बाद किसके ज़ुमरे के फ़रात ज़र का शिकार होता है। कहते हैं इसकी वजह से आपकी जो कंट्री है वो फ़रात ज़र का शिकार हो जाती है। माशी बहरान की बात करते हैं, जो आपको माशी बहरान देखने में आता है वो कौन सा है। कहते हैं इस निज़ाम में माशी बहरान की सूरतों में नोटों की तब्दीली से इनकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि जो इजी सिस्टम है इसमें आपका जो माशी बहरान चलता है उसकी सूरत में आप नोटों की जो तब्दीली है, जो उसकी चेंजिंग है, आप उससे इनकार नहीं कर सकते, उससे रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, यानी जो आपका निज़ाम है वो माशी बहरान की सूरतों में नोटों की तब्दीली से इनकार भी नहीं कर। नंबर 3 बात करते हैं तवाज़ुन अदायगी, यानी इसमें कहते हैं कि बैलेंस सिस्टम, इसमें कहते हैं कि आपका जो बैलेंस सिस्टम है वो स्टेबल है, स्टेबल बैलेंस सिस्टम तवाज़ुन अदायगी है। इस निज़ाम में शर्म बादली को मुस्तम रखना मुश्किल है। कहते हैं इसमें आपका जो सिस्टम है इसमें आपका जो शर्म बादली यानी आपका जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है उसको कहते हैं कि मुस्तकिम रखना, उसको एक जैसा रखना टफ़ है, यानी आप उसको रख नहीं सकते हैं। इसलिए जब भी शर्म बादल में तब्दीलियाँ आती हैं तो अदायगी तवाज़ुन गैर मुवाफ़िक हो जाता है। कहते हैं इसलिए जब भी आपके शर्म बादल में यानी आपका जो शर्म मुबादला है उसमें तब्दीलियाँ आती हैं, उसमें चेंजिंग आती है, तो आपकी जो अदायगी तवाज़ुन है वो गैर मुवाफ़िक हो जाता है। तो बेसिकली वो क्या कहती हैं कि आपका जो माशी बहरान है इस निज़ाम में माशी बहरान की सूरत में नोटों की तब्दीली से इनकार नहीं किया जा सकता। तवाज़ुन अदायगी इस तरह से है कि इस निज़ाम में शर्म बादल को मुस्तकिम रखना मुश्किल है, इससे जब भी शर्म बादल में तब्दीली आती है तो तवाज़ुन अदायगी गैर मुवाफ़िक हो जाता है। तो बेसिकली वो क्या कहते हैं कि ये आपकी जो तवाज़ुन अदायगी है उसको वो बिगाड़ता है, उसमें बिगाड़ पैदा करता है। इससे भी जो शर्म बादल में तब्दीली आती है तो अदायगी का तवाज़ुन गैर मुवाफ़िक हो जाता है, यानी जो अदायगी का तवाज़ुन है, जो पेमेंट आप जिससे पेमेंट करते हैं वो आपका गैर मुवाफ़िक हो जाता है, यानी वो बिल्कुल ठीक नहीं रहता। फिर उसके बाद हम डिस्कस करने लगे हैं स्टूडेंट आगे इसी चैप्टर का एक टॉपिक है कि आपको कौन सी मुश्किलात को फेस करना पड़ता है जब आप कंट्रोल करते हैं क्रेडिट को, ज़र-ए-एतबार कंट्रोल करने में आपको कौन सी मुश्किलात को देखना पड़ता है। तो वो हम देखते हैं कि सबसे पहले किसकी बात करता है, अदम तावन, यानी आपको वो नंबर 1 पे कहता है अदम तावन कौन सा होता है जिसमें आपको कॉपरेट नहीं मिलती, यानी जो कॉपरेशन है वो नहीं मिलती है। कहते हैं मोती तजारती बैंक मरकज़ी बैंक के साथ तावन नहीं करते हैं। डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स डू नॉट कॉपरेट विद द बैंक्स, जिससे मरकज़ी बैंक को अपने मकासद हासिल करने में मुश्किल आती हैं, जिनसे कहते हैं आपको जो मरकज़ी बैंक है उसको अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ती है, यानी उसको डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो कहता है मोती तजारती बैंक मरकज़ी बैंक के साथ ताउन नहीं करते। डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स डू नॉट कॉपरेट विद जो है अदर बैंक्स, जिससे मरकज़ी बैंक को अपने मकासद हासिल करने में जो मुश्किल पेश आती है वो कहते हैं इसको जो है वो डिफ़िकल्टीज़ जो है वो पेश आती हैं, उससे वो डिफ़िकल्टीज़ को जो है वो बेयर करता है।
तो क्या होता है कि मुतज़दारती बैंक मरकज़ी बैंक के साथ ताउन नहीं करते, जैसे मरकज़ी बैंक अपने मकासद से करने मुश्किल पेश आती रहती है, यानी वो नहीं देते। गैर फ़रिस्ती बैंक मरकज़ी बैंक के दायरे इख्तियार से बाहर होते हैं। कहते हैं जो गैर फ़रिस्ती बैंक है, जो आपका लिस्टेड बैंक नहीं है, वो दायरे इख्तियार से बाहर हो जाता है, यानी जो मुश्किल आपको पेश आती है नंबर 1 पे कहता है कि गैर फ़रिस्ती बैंक मरकज़ी बैंक के दायरे इख्तियार से बाहर होते हैं, यानी जो लिस्टेड बैंक नहीं है वो उसके जो दायरे इख्तियार हैं, जो उसके पास इख्तियार होता है उससे वो बाहर होकर काम करते हैं और मरकज़ी बैंक की पॉलिसीज़ पर अमल करने के पाबंद नहीं होते। वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा एतबार को कंट्रोल करना मुश्किल है, क्योंकि जो लिस्टेड बैंक नहीं होते वो उसकी अकॉर्डिंग टू द टाइम या अकॉर्डिंग टू द जो वर्क है उसके मुताबिक काम नहीं करते हैं। तो जो गैर फ़रिस्ती बैंक है वो मरकज़ी बैंक के दायरे इख्तियार से बाहर रहकर काम करते हैं। मरकज़ी बैंक की जो पॉलिसीज़ हैं उस पर अमल करने के पाबंद नहीं होते हैं, यानी उसको वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको चेकआउट करने के जो पाबंद हैं अब वो नहीं होते। तो कहते हैं गैर फ़रिस्ती बैंक जो आपका लिस्ट बैंकिंग मौजूद नहीं है, वो मरकज़ी बैंक के दायरे इख्तियार से बाहर हो जाता है और मरकज़ी बैंक की पॉलिसीज़ पर अमल करने के पाबंद नहीं होते, यानी वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको अमल करने पर एक्ट वो जो है वो पाबंद नहीं होते। वो साता अलात एतबार कहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो कहता है कर्ज़ा लेने में ज़र एतबार सिर्फ बैंक ही तहलीक नहीं करते, बल्कि बाज़ कारोबारी निजी आलात एतबार तैयार कर लेते हैं। कि ऐसा नहीं होता कि जो खुद साता आलात एतबार हैं वो सिर्फ आपके बैंक ही तहलीक करते हैं, बल्कि बाज़ कारोबारी ज़ात निजी आलात तैयार कर लेते हैं। कहते हैं ऐसा नहीं होता कि बैंक ही जो है वो आपके ज़र एतबार सिर्फ बैंक ही तहलीक कर सकते हैं, बल्कि आपके जो अदर बैंक्स हैं वो भी आपकी कारोबारी हज़ात निजी आलात एतबार कर लेते हैं और इनको अपने कारोबारी लेन देन में इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मरकज़ी बैंक के कंट्रोल से बाहर होते हैं। कहते हैं कि जो ज़र एतबार है, जो आपकी क्रेडिट क्रेशन है, जो आपकी क्रेडिट कंट्रोल है, उसमें ना सिर्फ आपकी बैंक की तहलीक नहीं करते, बल्कि बाज़ औक़ात कारोबारी जो साख हैं, जो कारोबारी चीज़ें हैं उसको कारोबारी हज़रात निजी आलात एतबार इस्तेमाल करते हैं, उनको कारोबारी लेन देन में भी यूज़ करते हैं। ये लोग मरकज़ी बैंक के जो कंट्रोल से बाहर होते हैं कि दिस बैंक आर कंट्रोलिंग फ्राम द सेंट्रल बैंक, तो इससे बाहर होते हैं। दीगर हालात और जैसे सेंटेंसेस कौन कौन से हैं। कहता है कर्ज़ा लेने वाले हज़ार सिर्फ शरई सूद को ही मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि दीगर हालात को मद्देनज़र रखते। कहते जो कर्ज़ा लेने वाले हज़रात हैं, जो कर्ज़ा लेने वाले लोग हैं, जो पीपल हैं, उसके बाद कहते हैं कि शरई सूद को ही मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि आपकी जो शरई सूद है, आपकी जो रिज़र्व रेशो है, जो फ़ॉरेन एक्सचेंज है, उसको मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि जो दीगर हालात हैं, आपके जो अदर सर्कमस्टेंसेस हैं उसको भी पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं। और अगर दीगर हालात मुनासिब हों तो वो ज़्यादा शरई सूद पर कर्ज़ा हासिल कर लेते हैं। कहते हैं अगर आपके जो बाकी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो आपके हालात हैं वो जो हैं वो मुनासिब हों तो वो ज़्यादा शरई सूद पर वो हासिल कर लेते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके जो कर्ज़े दीगर हालात हैं वो बेसिकली कहते हैं सिर्फ शरई सूद को ही मद्देनज़र नहीं रखते, बल्कि दीगर हालात को मद्देनज़र रखते हैं। अगर दीगर हालात मुनासिब हों तो वो ज़्यादा शरई सूद पर कर्ज़ा हासिल कर लेते हैं। कर्ज़े के मकासद बेसिकली कौन कौन से हैं। कहते हैं कारोबारी लोग पैदावारी मकासद के अलावा गैर पैदावारी मकासद के लिए भी कर्ज लेते हैं। कहते हैं जो आपके कारोबारी लोग हैं, यानी जो आपके बिज़नेस पर्सन हैं, वो जो प्रोडक्टिव ऑब्जेक्टिव्स के अलावा गैर जो प्रोडक्टिव पर्पस हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके लिए भी कर्जा लेते हैं। कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो मरकज़ी बैंक है वो सिर्फ आपके पैदावारी कर्ज लेते हैं, बल्कि वो गैर पैदावारी कर्ज मकासद के लिए भी कर्ज लेते हैं। इन कर्ज़ों के इस्तेमाल से मुल्क के माशी हालात में कोई बेहतरी पैदा नहीं होती। कहता है जो कर्ज़े के मकासद हैं या जो कारोबारी लोग हैं वो पैदावारी मकासद के अलावा गैर पैदावारी मकासद के भी कर्ज लेते हैं। इन कर्ज़ों के जो इस्तेमाल वो यूज़ करते हैं, मुल्क के माशी हालात में कोई बेहतरी पैदा नहीं होती। मकासद पर कंट्रोल। कहते हैं मरकज़ी बैंक कर्ज़े की रकम खर्च करने के लिए मकासद कंट्रोल नहीं कर सकता। कहते हैं जो मरकज़ी बैंक है, जो आपका सेंट्रल बैंक है, वो कर्ज़े की रकम को खर्च करने, जो कर्ज़ का जो रकम है, जो अमाउंट ऑफ लोन है, वो उसको करने के लिए मकासद कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी जो उसके जो पर्पस हैं, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कोई ताजर पैदावारी मकासद के लिए कर्ज़ा लेकर कहे, कहता है अगर कोई तो ताजर है, यानी जो आपका कॉमर्स पर्सन है, यानी जो ट्रेड पर्सन है, वो पैदावार का से कर्ज लेकर कहीं और खर्च कर दे तो कर्जा लेने का मकासद समझ। कहते हैं अगर कोई मरकज़ी बैंक से कर्जा लेता है और उसे पैदावारी मकासद में नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि किसी और मकासद में इस्तेमाल करता है, तो बेसिकली जो कर्ज लेने वाली जो उसकी स्टार्ट है, वो कर्जा लेने का जो उसका पर्पस है वो खत्म हो जाता है। यानी मरकज़ी बैंक जो है सिर्फ पैदावारी मकासद के लिए कर्ज जारी करने की जो हिदायत हैं वो कर्ज जारी करता है।
नंबर 7 कहते हैं सियासी हालात आपके जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैं वो कहता है कि अगर मुल्क के सियासी हालात ख़राब हों तो मुल्क के कारोबारी हज़रात अपने मुल्क से मायूस होकर कर्ज़ों की रकम बैरून मुल्क मुंतकिल कर कहते हैं। अगर मुल्क के जो सियासी हालात हैं, यानी जो आपकी कंट्री के जो हालात हैं, जो कंडीशंस हैं, कहते हैं वो ख़राब हों तो मुल्क के कारोबारी हज़रात अपने मुल्क से मायूस होकर कर्ज़ों की रकम बैरून मुल्क मुंतकिल कर देते। कहते हैं अगर आपकी जो मुल्क की कंडीशंस है वो स्टेबल नहीं है तो मुल्क के जो कारोबारी हज़रात हैं, यानी जो आपके बिज़नेस पर्सनस हैं या जो कारोबारी हज़रात हैं, वो अपने मुल्क से मायूस होकर कर्ज़ों की रकम बैरून मुल्क में जमा करवा देते हैं, जिससे मुल्क में ज़र तबाह गर्दिश पर बुरा असरात पड़ते हैं। तो कहते हैं कि अगर मुल्क के जो आपके पॉलिटिकल कंडीशंस हैं वो स्टेबल नहीं है तो जो कारोबारी हज़रात हैं वो अपने मुल्क से मायूस हो जाते हैं, वो कर्ज़ों की रकम बैरून मुल्क में जाकर जमा करवाना शुरू कर देते हैं, जिससे मुल्क में ज़र तबाह गर्दिश पर बुरा असर होता है। जो आपके मुल्क की ज़र तबाह की जो गर्दिश है वो रुक जाती है। ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की बात करते हैं। कहते हैं गैर मुल्की बैंक आपका जो इंटरनेशनल जो आपका फॉरेन बैंक है उसकी बात करते हैं। कहते हैं गैर मुल्की बैंक पर किसी मुल्क का मरकज़ी बैंक अपने कवायद ज़ाबित सख्ती से नाफिज नहीं कर सकता। कहता है जो गैर मुल्की बैंक है आपका या फॉरेन ट्रेड है या जो इंटरनेशनल बैंक है वो किसी मुल्क का मरकज़ी बैंक जो आपका अपने मुल्क का जो कंट्री है उसके जो कायदे ज़ाबित हैं, जो रूल्स और रेगुलेशंस है उस पर वो स्ट्रिक्टली जो है वो एक्ट अपॉन नहीं कर सकता, क्योंकि ये बैंक बैन कोई भी बैंकारी की शायद के तौर पर कारोबार करते। तो कहते क्या होता है कि गैर मुल्की बैंक पर किसी मुल्क का मरकज़ी बैंक जो गैर मुल्की बैंक है ना उस पर आपका जो मरकज़ी बैंक है बेसिकली वो कहते हैं कि मुल्क के कारोबारी हज़रात के यानी वो जो अपने कायदे ज़ाबित सख्ती से नाफिज नहीं कर सकता। ये कई लोग बैन अवी बैंकारी शर्त के तहत कारोबार करते हैं, क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो बैन अवी जो कंपनीज हैं या बैन अवी जब इंटरनेशनल ट्रेड है उसके मुताबिक वो काम करते हैं। तो कहते हैं कोई भी जो बैंक है वो उसकी कारोबारी साख या उसकी कारोबारी जो चीज़ें हैं उसके मुताबिक उनको काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। यानी गैर मुल्की जो बैंक होते हैं वो इसकी बात करते हैं कि उसका अपने कानून से नाफिज नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक बैन अवी बैंकारी की शर्त के मुताबिक अपना कारोबार जो अपना कारोबार है वो बेसिकली करने की कोशिश करते हैं। आगे आता है ज़र की गैर मंजम मंडी, यानी जो मरकज़ी बैंक है वो ज़र एतबार कंट्रोल करने के लिए जो भी तरीके इस्तेमाल करता है, यानी जो मेथड यूज़ करता है, कहता है मरकज़ी बैंक से एतबार कंट्रोल करने के लिए जो भी तरीके इस्तेमाल करता है, जो भी मेथड यूज़ करता है उनका आपके मुल्क में ज़र की मंजम मंडी पर होता है, यानी जो उसकी ज़र एतबार की मंजम मंडी है यानी जो इस्तेकाम मंडी है उस पर होता है। वो कहता है कि अगर मुल्क में ज़र की मंडी गैर मंजम हो, कहता है अगर मुल्क में आपकी जो कंट्री है उसमें आपकी जो मंडी है वो गैर मंजम हो यानी वो ठीक ना हो तो मरकज़ी बैंक को एतबार कंट्रोल की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो कहते हैं ज़र की जो गैर मंजम मंडी है वो ऐसी होती है कि आपकी जो मरकज़ी बैंक है वो एतबार कंट्रोल करने में जो भी तरीके इस्तेमाल करता है उसमें आपको गैर मंजम हो तो मरकज़ी बैंक को जो तजारी एतबारी दलात हैं उसको आपको मुश्किलात पेश आती हैं, यानी आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहता है कि ये होता है कि यानी आपकी जो ज़र की मकदार है यानी जो आपकी ज़र की मकदार की कंट्रोल है। फिर वो कहता है क्या होता है कि आपकी बेसिकली क्या होती है कि वो जो है वो इसमें इसको चेक आउट करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि ज़र की गैर मंजम मंडी चलती है, जिसमें वो ये बात करते हैं कि आपकी जो गैर मंजम मंडी के अलावा वो ये भी बातें करते हैं कि आपकी जो है वो तमाम जो अगर मुल्क में ज़र की मंडी गैर महदूद होती है तो फिर वो उसको कहते हैं कि आपकी वो तमाम चीज़ों को चेक आउट करने की कोशिश वो बेसिकली वो करते हैं। अच्छा, आगे तो दीगर मालियाती इदारों की बात करता है। कहता है कि दीगर मालियाती इदारों में आपका जो चीज़ शामिल है वो आपकी शामिल है कि आपकी जो तजारती बैंक के अलावा जो दीगर मालियाती इदारे हैं वो उसको कहता है कि मसलन बीमा कंपनियां जो आपकी हैं और मालियाती कॉरपोरेशन जो हैं वो उन तमाम चीज़ों की बात करता है कि उससे क्या होता है कि जो बीमा कंपनियां हैं आपके जो मालियाती इदारे हैं उसमें वो चेकआउट करने की कोशिश करता है, यानी वो देखता है कि इसमें उसको कितने एडवांटेजेस हैं या कितने फ़वाइद हासिल हुए हैं, यानी उसको कौन कौन से एडवांटेजेस हासिल हो गए हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि आपको जो माली इदारे कॉरपोरेशन है वो चेकआउट करने की कोशिश करता है। फिर वो दरामदात और बरामदात के लिए भी काम करता है। फिर वो बहुत अहम किरदार अदा करती है। फिर अगर मुल्क की दरामदात कहते हैं कि मुल्क की दरामदात या दरामदात में कमी वाक़ हो जाए तो दोनों सूरतों में अगर इकतवाज़ ख़राब हो जाए जिससे मुल्क की मैशत को नुकसान पहुँचाए।
तो कहते हैं कि जो आपकी मुल्क की कंडीशन है वो ख़राब हो जाती है, जिससे मुल्क की कंडीशन ख़राब होने के साथ साथ आपकी जो इकॉनमी है वो स्टेबल नहीं रहती है। यानी वो कहते हैं कि आपकी जो इकॉनमी है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो बेसिकली वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी जो इकॉनमी है वो स्टेबल जो है वो नहीं रहती है, और साथ साथ वो ये कहते हैं कि आपकी बेसिकली जो इकॉनमी है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो इकॉनमी है वो बेसिकली वो अनस्टेबल है, वो चेकआउट नहीं है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि आपको सर्कुलर असद कंट्रोल। तो आज का हमारा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया कि आपकी जो बेसिकली मरकज़ी बैंक की जो मरकज़ी बैंक है उसको नोट जारी करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो वो 2 मेथड है जिसको हमने डिस्कस किया है। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि आपको कौन कौन से एडवांटेजेस देखने में आते हैं और कौन कौन से आपको डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि एडवांटेजेस होते हैं जो आपके वो हैं। फिर उसके बाद हमने देखा है कि जो मरकज़ी बैंक के जो नोट वसूल करने के तरीक़ेकार हैं उसमें कौन कौन सी मुश्किलात आपको सामने करने के लिए आती हैं कि अदम तावन करता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।